Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. 93rd aphorism के बाद अब बारी है 94th aphorism की, which is very important aphorism. अभी तक हमने important चीजें सभी पढ़ ली. क्रॉनिक केस को कैसे डील करना है, एक्यूट केस को कैसे डील करना है. एंड 93rd aphorism में हमें डॉक्टर हानेमैन ने बताया कि हम ऐसी क्या क्या चीजें और इंक्वायर कर सकते हैं प्राइवेटली पेशेंट से, जिससे कि बहुत सारी क्रॉनिक अफेक्शन के बीच में होने वाले एक्यूट पैरोक्सिज्म्स को हम डील कर सकें और उनके पीछे का रीजन ढूंढ सकें. तो आज हम बात करेंगे फॉक्सिज्म नंबर 94 के बारे में, जिसमें जनरली आपको और चीजें बताई गई हैं जो कि एक मेंटेनिंग कॉज एज वेल एज एक एक्साइटिंग कॉज बनते हैं. तो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज के बारे में जब भी बात होती है तो हमें थोड़ा सा जो है इस अफोरिज्म का रेफरेंस लेना चाहिए. एज वेल एज जो फीमेल कंप्लेंट्स है, या जब हम फीमेल केस टेकिंग कर रहे हैं तो एक फीमेल के केस टेकिंग करते वक्त हमें क्या क्या एडिशनली और पूछना है, किस तरह की डिटेल हमें चाहिए, वो सभी चीजें फॉक्सिज्म नंबर 94 के फुटनोट पे डॉक्टर हानेमैन ने मेंशन की है. तो आज इस अफोरिज्म को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स, जीनस एपिडेमिकस के बारे में, एपिडेमिक डिजीज के बारे में, और हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स कैसे होते हैं, इंडोलेंट पेशेंट्स कैसे होते हैं. ये सभी चीजें हम अफोरिज्म नंबर 104 तक कर लेंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एज वेल एज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल सो दैट यू गेट द कंटेंट वेरी इजीली एंड इन अ वेरी फ्रेश मैनर. आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप जो है वीडियो को पसंद करते हैं तो एक बार हिट लाइक बटन जरूर दबा दिया कीजिए. और अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगे और उससे आप हर बार नोटिफाई हो जाएंगे जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूंगी. आई रियली होप आपको जो मैं कंटेंट प्रेजेंट करती हूँ वो पसंद आता है. तो चलिए आज हम बात करते हैं फॉक्सिज्म नंबर 94 के बारे में. व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू द स्टेट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस की एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम इंक्वायर कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीजेस को, जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है एक पेशेंट के विद रिगार्ड टू हिज ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन, तो हमें क्या क्या पूछना है. जनरली जब हम क्रॉनिक केस की केस टेकिंग करते हैं, मैंने अपने चैनल पर अक्यूट केस टेकिंग एज वेल एज क्रॉनिक केस टेकिंग का पूरा परफॉर्मा आपसे डिस्कस किया है. आप क्रॉनिक केस टेकिंग का परफॉर्मा एक बार जरूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा कि हम क्या क्या डिटेल्स लिखते हैं. डॉक्टर हानेमैन ने वही सब चीजें बताई है जिसको एक परफॉर्मा फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं और उसको फिल करते हैं. अगर आपके पास कोई परफॉर्मा नहीं है, आप खुद से केस टेकिंग करते हो ऑन अ ब्लैंक पेपर, बेस्ट है, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. कोई परफॉर्मा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई रिटन परफॉर्मा लेने की जरूरत नहीं है. आपको केस लेते लेते हैबिट हो जाए कि आपको क्या क्या पूछना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. कई बार क्या होता है, हमारे परफॉर्मा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं भी मेंशन होती, या उस केस के रिगार्डिंग कुछ एक कॉलम नहीं होता, तो हम वो चीजें अपने आप से पूछ सकते हैं. इसलिए किसी भी आपको परफॉर्मा की जरूरत नहीं है. अगर आप इन सभी अफोरिज्म्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो यू विल गेट द नॉलेज कि आपको क्या क्या पूछना है. तो वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा. तो डॉक्टर हानेमैन यहाँ कह रहे हैं कि अगर स्टेट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, मतलब एक क्रॉनिक डिजीज के लिए जब हम इंक्वायर कर रहे हैं तो हमें हर एक पर्टिकुलर जो सिम्टम है, सर्कमस्टांस है पेशेंट का, पूछना जरूरी है. हर एक परिस्थिति हमें उसकी जाननी जरूरी है. जैसे कि क्या जानेंगे, ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन, पेशेंट काम क्या करते हैं. जब भी हम ऑक्यूपेशन पूछते हैं किसी भी पेशेंट का तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पूछना. सिर्फ लिखने के लिए पूछना नहीं है हमें कि एक पेशेंट हाउसवाइफ है, या एक पेशेंट की कोई शॉप है, या पेशेंट ने MBA किया है, या पेशेंट घर पर है, या पेशेंट कुछ भी, मतलब कोई भी उनका प्रोफेशन है, आपको लिखना क्यों जरूरी है. चाहे वो स्टूडेंट है या चाहे वो हाउसवाइफ है, हम क्यों मेंशन करते हैं. यूजलेसली केस टेकिंग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता. हर एक चीज का एक सिग्निफिकेंस है और हर एक चीज आपको एक इंडिकेशन देती है. जैसे अगर आप हाउसवाइफ फिल करते हैं उस कॉलम में ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ, तो आपको क्या पता चलेगा, हाउसवाइफ है, तो आपके दिमाग में एक चीज इंडिकेटेड रहनी, एक चीज फिक्स हो जानी चाहिए कि अगर हाउसवाइफ है सिंस अ लॉन्ग टाइम, या शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, तो माइट बी शी इज गोइंग अंडर अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स. अगर बहुत समय हो गया है शादी को, तो क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, क्या क्या किस तरह का उनका जो है लाइफस्टाइल है, किस तरह का फैमिली है, किस तरह के लोग हैं,
वो सब चीजें आप पता कर सकते हैं। और अगर हाउसवाइफ है तो आपको मेंटल जनरल्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑक्यूपेशन अगर किसी इंडिविजुअल का किसी की शॉप है या कोई फैक्ट्री में काम करता है तो किस चीज की, अगर कोई चूड़ियां बना रहा है तो ग्लास फैक्ट्री में काम करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि होम्योपैथी में बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो आपको कुछ इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर किसी का घर या किसी का ऑफिस डैम्पनेस में है, कोई डेयरी में काम करता है तो हर समय वहां पर मॉइस्चर नमी मॉइस्टनेस रहती है, नमी रहती है, डैम्पनेस रहती है, तो एक मेडिसिन की तरफ इंडिकेट करते हैं। कोई अगर ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां उसका लेड से बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, कोई प्लास्टिक कंपनी में काम कर रहा है जहां प्लास्टिक को फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है, तो ये आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ तो इंडिकेट करेंगे, एज वेल एज बहुत सारे डिजीजेस की तरफ भी। अगर आप सर्जरी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो यू विल कम टू नो कि बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो एक तरह के काम करने वाली प्लेस से जब आपका एक्सपोजर होता है तो वहां से आपको वो चीजें, वो बीमारियां लग जाती हैं। तो ये डिजीज डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा, एज वेल एज ड्रग डायग्नोसिस में भी, ड्रग सिलेक्शन में भी आपको हेल्प करेगा। तो देखा ऑक्यूपेशन का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। हिज यूजुअल मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट, पहला पॉइंट लिखेंगे मोड ऑफ लिविंग, नेक्स्ट लिखेंगे डाइट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो हमें नहीं समझ आता व्हेन वी आर स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होम्योपैथी के जो वीडियोस वॉच करते हैं, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप भी ऐसा करते हैं। जब हमें बोला गया था सेकेंड ईयर में कि जाकर केसेस लेकर आइए ओपीडी में से या आईपीडी में जाकर केस लेकर आइए, केस का ऐसा ऐसा परफॉर्मा है, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, मोड ऑफ लिविंग में हेल्दी लिविंग एंड नेक्स्ट पॉइंट होता था डाइट, तो या तो नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन ऐसे लिखकर खत्म करते थे। उसका सिग्निफिकेंस उस समय जानने की जरूरत नहीं समझी, उस समय समझ भी नहीं आता था कि और क्या लिख सकते हैं। देन आवर टीचर्स, देन आवर सीनियर्स यूज्ड टू करेक्ट अस कि सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है दैट यू आर राइटिंग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। इससे क्या होगा, कोई मेडिसिन में ऐसे थोड़ी लिखा है कि वेजिटेरियन इंसान ये दवा लेगा, नॉन वेजिटेरियन इंसान ये दवा लेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। एंड आवर टीचर्स यूज्ड टू से कि ये मोड ऑफ लिविंग हेल्दी का क्या मतलब है। अब जाकर जैसे जैसे हम ग्रेजुअली पढ़ते हैं और थर्ड ईयर में आते हैं, फोर्थ ईयर में आते हैं, देन इंटर्नशिप में आते हैं, देन वी keenly come to know, then we typically understand the meaning of these two terms, which is very important। मैं आपको यही शेयर कर लेती हूँ, आगे से हमेशा ध्यान रखें, ये दो लाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ लिविंग में आप पूछेंगे कैसे पेशेंट से, आपको ना मोड ऑफ लिविंग खुद से हेल्दी नहीं लिखना है, आप पेशेंट से इस तरह से पूछेंगे कि आप जरा अपना मुझे रूटीन बताइए कि आपका दिन या आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका दिन किस तरह बीतता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, वेरी बिगिनिंग ऑफ द डे, रात तक आपका किस तरह का रूटीन है, ये मुझे बताइए। तो आप उसमें क्या क्या देख सकते हैं, पेशेंट का बैठे रहने वाला काम है या फील्ड का वर्क है, बस एक जगह बैठकर टी कॉफी एंड लैपटॉप्स जैसा काम है, या फील्ड में रहते हैं जिसमें कि खाना भी ठीक से नहीं टाइम पे नहीं ले पाते। तो डाइट और मोड ऑफ लिविंग इंटरकनेक्टेड हो गया कि पूरा दिन उनका कोई पॉइंट नहीं है, उनका कोई टाइमिंग नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है खाने पीने का। और कई लोग ऐसे पता चलेंगे विच आर जस्ट नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस और फिर बैठे बैठे खा रहे हैं और बैठे हैं, इस तरह के लोग पता चलेंगे। आपको मोड ऑफ लिविंग से क्या पता चलेगा, और आपको मोड ऑफ लिविंग से और क्या क्या चीजें पता चलेंगी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने वाले पेशेंट काम कर रहा है क्या, मतलब उसका जो दिन है वो बिल्कुल इसी तरह से है कि बिल्कुल खराब लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल डिजीज होने के लिए आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें करेक्ट करनी जरूरी है। अगर ये चीजें करेक्ट नहीं की तो आपकी दवाई भी कितना काम करेगी, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। आपको सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलेंगे क्योंकि पेशेंट जो है एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेस को तो साथ में ही लेके चल रहा है, वो अपने लाइफस्टाइल को परिवर्तित नहीं करेगा। तो इसमें क्या आपको हेल्प होगी, आप उनको मैनेजमेंट बताएंगे कि आपको क्या क्या अवॉइड करना है और आपको किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना है। सो दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में कोई लोग बहुत समय के पंक्चुअल होते हैं, हर चीज समय से खाएंगे, कोई लोग को बिल्कुल कोई टाइम नहीं, कोई लोगों को डाइट जो है बहुत ज्यादा फ्राइड बहुत अच्छी लगती है, कई लोगों को तेल मसालों वाली डाइट अच्छी लगती है, वो सुबह ब्रेकफास्ट ही ऐसा लेते हैं पराठे और ये सब बहुत हैवी। और कई लोग जो है
वो सुबह भी रोटी, दोपहर में भी रोटी, शाम को फिर एक रोटी, रात को फिर 2 रोटी, ऐसे रोटी ही रोटी खाते हैं। और उनकी डाइट में फ्रूट्स, नट्स और डिटॉक्सिफाइंग एजेंट कुछ भी नहीं है, स्प्राउट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, सैलड्स नहीं है, सिर्फ रोटी सब्जी, बेसिक रोटी सब्जी। तो आपको ये सिग्निफिकेंस इतनी अच्छे से मिलती है यहाँ पर। एक तो पेशेंट से आप बहुत अच्छी रैपो डेवलप कर सकते हैं जब आप उनको मैनेजमेंट्स बताएंगे कि आपके बीमारी के ये कारण है, आप इनको करेक्ट कीजिए, साथ में दवा लीजिए। तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा कि डॉक्टर ने हमें इतना टाइम भी दिया, एज वेल एज हमारी कितनी सारी मिस्टेक्स को यहाँ पर ठीक किया जिनकी उन्हें नॉलेज नहीं थी। Now next is his domestic situation and so forth. डोमेस्टिक मतलब घरेलू परिस्थितियां कैसी होंगी। फर्स्ट विजिट में मैं कहूँ तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, कोई भी अपनी घरेलू परिस्थिति शेयर करना पसंद नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ अच्छी रैपो डेवलप करेंगे, पेशेंट अपनी दिनचर्या, अपनी डाइट के अलावा अपना घर का माहौल, अपनी मेंटल स्टेट, सब कुछ आपसे शेयर करते हैं। अगेन डोमेस्टिक सिचुएशन जो है आपको बहुत कुछ इंडिकेट करती है। पेशेंट के घर का माहौल कैसा है, हर समय लड़ाई होती रहती है या बहुत पीसफुल है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, एवरीबडी इज चिल्ड। एंड डोमेस्टिक सिचुएशन और क्या क्या हर कोई बिहेव कैसा कर रहा है, उनके साथ बाकी लोगों का व्यवहार कैसा है घर में, ये सभी चीजें भी आपको मदद करती है। नाउ इट कैन डायरेक्ट टुवर्ड्स अ मेडिसिन एज वेल एज ये आपको पेशेंट की काउंसलिंग में मदद करेगा। नाउ व्हाट इज काउंसलिंग? जब आपकी बातों से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिलेक्ट करके पेशेंट को उस पॉइंट पर समझाने से पेशेंट की मनोस्थिति काम और पीसफुल होती है। दिस इज व्हाट इज काउंसलिंग। तो आप हमेशा जब भी आपको लगे कि पेशेंट की जो डिजीज है इट इज साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड, तो जब भी आपको लगे कि पेशेंट की जो डिजीज है वो साइकोलॉजिकली ओरिजिनेटेड है और उसके बाद फिजिकल लेवल पर आई है, तो आप उसकी साइकोलॉजिकल स्थिति को ठीक करने के कुछ प्रयास करते हैं, उसे काउंसलिंग कहते हैं। एंड सो फोर्थ मस्ट बी वेल कंसिडर एंड स्क्रूटिनाइज। इसको बहुत अच्छे से कंसिडर करना चाहिए और स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, मतलब कि बहुत कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए और एग्जामिन करना चाहिए टू असर्टेन व्हाट देयर इज इन देम that may tend to produce or to maintain the disease। तो इन सब बातों को पूछने से हमें क्या पता चलेगा, हम वो चीजें निकाल पाएंगे, इन थोड़े से इन 3-4 पॉइंट से हम वो चीजें निकाल पाएंगे, इन 3-4 पॉइंट से हम वो इंपॉर्टेंट चीजें निकाल पाएंगे जो कि या तो एक डिजीज को ओरिजिनेट प्रोड्यूस करने का कारण बन रहा है पेशेंट पे, या फिर उसकी बीमारी को ठीक नहीं होने दे रहा और उस डिजीज को वहीं पर मेंटेन करके चल रहा है। इन ऑर्डर दैट बाय देयर रिमूवल द रिकवरी में बी प्रमोटेड। और क्यों ऐसा करना है हमें? ताकि उन सबको हटा देने से उनकी रिकवरी प्रमोट हो, जल्दी हो और आप क्योर तक पहुंच सके। ना अब हम हमेशा कहते हैं होम्योपैथी जो है जड़ से बीमारी का इलाज करती है, आपके सिर्फ केस टेकिंग करके मेडिसिन देने से काम नहीं होता। That is not going to help until and unless you counsel a patient। आजकल के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी सारी परेशानियों का कारण कहीं ना कहीं या घर या वर्क प्लेस होता है। तो ये घर का एनवायरमेंट और वर्क प्लेस का एनवायरमेंट आप कभी नहीं छोड़ें, इसको मिस नहीं करें। इन 2 पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट से आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है जिसके बेसिस पे आप पेशेंट को समझा सकते हैं। दवा तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे, पर आपके कुछ बहुत अच्छे शब्द, आपकी कुछ काउंसलिंग, क्योंकि देखिए पेशेंट किसी फैमिली या फ्रेंड की बात फिर भी उतनी जल्दी नहीं मानते जितनी वो बातें मानते हैं एक डॉक्टर की, एक एक्सपर्ट की। तो जब एक एक्सपर्ट और एक डॉक्टर उन्हें समझाता है बहुत प्यार से, विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट द पर्सन, तो वो आपकी बात भी मानेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, अपनी लाइफ में धारण भी करेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नेवर मिस द डोमेस्टिक एज वेल एज वर्क प्लेस एनवायरमेंट। अब इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज है, उनको लाइफस्टाइल डिजीज क्यों कहा गया? क्योंकि वो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से हुए। तो अगर एक इंडिविजुअल आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस के लिए आपके पास आ रहे हैं, एक हाइपरटेंशन के लिए आ रहे हैं, पेशेंट आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से के लिए आ रहे हैं, पीसीओडी के लिए, या फिर कोई भी ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत लोगों में हो रही है, तो क्या सिर्फ सिसाइजियम जम्बुलानम का मदर टिंचर, ग्लूनोइन 30, रिवॉल्फिया एंड दिस और थायरॉइडिनम, ये सभी देने से क्या काम हो जाएगा? इज दैट सफिशिएंट? नो, इट इज नॉट सफिशिएंट।
It is sufficient when the patient is also removing the causations as well as the obstacles. ये तब possible है जब आप उनकी केस टेकिंग करके उन पेशेंट की मदद करते हैं उन एक्साइटिंग एज वेल एज मेंटेनिंग कॉजेस को हटाने के लिए. अगर वो इंटेलेक्चुअली या मैं कहूँ अगर वो साइकोलॉजिकली थोड़े से वीक और कंफ्यूज्ड हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको उनके सिम्टम्स रिमूव करने से के साथ साथ आप उनको मॉरली भी स्ट्रांग बनाएं, आप उनको अच्छे से काउंसिल करें और समझाएं. तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली जब काम करेंगी तो होम्योपैथी वंडर्स करेगी. In chronic diseases of the females, it's especially necessary to pay attention to pregnancy, sterility, sexual desire, accouchement, miscarriage, suckling, and the state of the menstrual discharge. अगर आप किसी chronic केस टेकिंग करें एक महिला की, तो आपको बहुत बहुत अटेंशन पे करने की जरूरत है. किस बात पर? प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, बच्चे हैं, प्रेगनेंसी हुई है, अबॉर्शन हुआ है, या अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई, अबॉर्शन नहीं हुआ, शादी को कितने साल हो गए, स्टेरिलिटी दैट मीन्स इनफर्टिलिटी का तो केस नहीं है, इनफर्टिलिटी तो नहीं है, उनको जानना जरूरी है. सेक्सुअल डिजायर कैसी है, सेक्सुअल डिजायर कैसी है वो जानना जरूरी है, कम है ज्यादा है. अकाउचमेंट, अकाउचमेंट्स क्या होता है? डिलीवरी, एक बेबी को बर्थ जन्म देते हैं, जो बर्थ देते हैं उसे अकाउचमेंट कहते हैं. मिस कैरेजेस अगर हुए तो वो पूछने हैं. सकलिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन का जो टाइम है वो कैसा रहा है. एंड द स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, पीरियड्स कैसे होते हैं. विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट नेम मोर पर्टिकुलरली दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस के बारे में जब बात करेंगे, पीरियड्स के बारे में, तो कभी नेग्लेक्ट नहीं करनी है क्या चीजें कि पीरियड्स जो हैं शॉर्ट इंटरवल के लिए होते हैं या कितने दिन के लिए होते हैं. व्हाट आई आस्क जनरली कि लास्ट पीरियड की डेट कब थी, पेशेंट वो बताते हैं. तो कितने दिन तक आपके पीरियड्स चलते हैं, क्या साइकिल्स रेगुलर है, कितने कितने दिन में आपको पीरियड्स आते हैं या इरेगुलर है, फ्लो कैसा है. तो यही डॉक्टर हैनेमन बता रहे कि हाउ मेनी डेज इट लास्ट, कितने दिन तक पीरियड्स चलते हैं, डिलेड है या ऑन टाइम है, वेदर इट्स फ्लो इज कॉन्टिन्यूस या इंटरप्टेड. कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है या फिर ऐसा होता है फर्स्ट डे आया देन सेकेंड डे रुक गया एंड थर्ड डे से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई. what is its general quantity, how dark. अब जनरल क्वांटिटी कैसे पूछेंगे आप, अब जनरल क्वांटिटी कैसे पूछेंगे महिला से कि नंबर ऑफ पैड्स इन अ डे एट नाइट कितने यूज होते हैं. हाउ डार्क इज इट्स कलर, कलर कैसा है, मरूनिश, ब्राइट रेड, व्हाट. वेदर देयर इज ल्यूकोरिया बिफोर इट्स अपीयरेंस और आफ्टर इट्स टर्मिनेशन. सफेद पानी की शिकायत, ल्यूकोरिया की शिकायत पीरियड्स के पहले, पीरियड्स खत्म होने के बाद कभी है, बट स्पेशली बाय व्हाट बॉडीली और मेंटल एलिमेंट्स, व्हाट सेंसेशन एंड पेन. बट स्पेशली बाय व्हाट बॉडीली और मेंटल एलिमेंट्स, पीरियड्स के साथ साथ क्या बॉडीली प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या मेंटल प्रॉब्लम्स होती है. मूड स्विंग्स बहुत लोगों को होते हैं, ब्रेस्ट पेन कई लोगों को होते हैं, और कई लोगों को और भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होता है कई फीमेल्स को, कई गर्ल्स को. व्हाट सेंसेशन एंड पेन, किस तरह का दर्द है, कहाँ दर्द है, पहले दर्द हो रहा है, साथ साथ में दर्द हो रहा है, बाद में दर्द होता है. व्हाट सेंसेशंस एंड पेन्स, किस तरह के सेंसेशन दर्द है. इट इज प्रोसीडेड, अकम्पनीड और फॉलोड, पहले है, साथ में है, बाद में है. अगर ल्यूकोरिया है तो उसका नेचर कैसा है, सेंसेशन कैसे है, फ्लो के साथ साथ क्वांटिटी कैसी है, किस तरह की कंडीशंस में होता है और किन किन ओकेशंस पर वो होता है, कलर कैसा है, स्मेल तो नहीं है, डिस्चार्जेस थिन है या थिक है. नाउ आई फिनिश विद दिस एफोरिज्म. आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. मेरी नॉलेज साथ साथ में डॉक्टर हैनेमन ने जो भी बताया है मैंने कोशिश की है मेरी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर करने की. आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगी वीडियो, और एप्रिसिएशन के लिए प्लीज हिट द लाइक बटन. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी. बाय बाय.